हेलो एंड वेलकम। मैं मधु शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की सेकंड पॉल साइंस बुक का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द्विराष्ट्र सिद्धांत। सबसे पहले हम जानेंगे कि द्विराष्ट्र सिद्धांत है क्या। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। अब आप पूछेंगे कि मुस्लिम लीग क्या है। मुस्लिम लीग एक राजनीतिक पार्टी थी उस टाइम पे। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। इस सिद्धांत के अनुसार, यह किस बेस पे सिद्धांत बनाया गया था, उसके अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुस्लिम नाम की दो कौम का देश है। मुस्लिम लीग के लोगों ने यह बात कही थी आज़ादी के बाद, जब अंग्रेज चले गए। आज़ादी के बाद उन्होंने बात की थी कि भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि दो कौमों का देश है, हिंदू और मुस्लिम। कौम मतलब धर्म, हिंदू और मुस्लिम। इसीलिए मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी कि पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत और पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। अब हम जानेंगे विघटन की प्रक्रिया में कठिनाइयां। विघटन का मतलब है अलग अलग होना। ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो रहे थे उस समय हमने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की, अब हम उन्हें पढ़ेंगे। पहली बात तो यह कि ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया हमारे आज़ाद होने से पहले जो इंडिया था, हम ब्रिटिश के अंडर्स में थे, तो उस टाइम हमारे लिए जो वर्ड यूज होता था वो ब्रिटिश इंडिया ही होता था। तो ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां पे मुसलमान बहुसंख्यक हो। ऐसे दो इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी थोड़ी ज्यादा थी। नॉर्मली होता क्या है कि जब हम विघटन कर रहे थे, अगर कोई एक एरिया ऐसा होता जहाँ पे मुसलमान बहुत ज्यादा हैं, तो विघटन में इजी होता कि ठीक है, इतने से इतना यहाँ पे मुसलमान रहते हैं तो ये पाकिस्तान कर लो। बट ऐसा नहीं था। ठीक है, मगर कुछ जगहें थी जहाँ पे मुसलमानों की संख्या, आबादी थोड़ी सी ज्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था, मगर उसके बाद भी दिक्कत थी कि एक इलाका तो पश्चिम में पड़ रहा था और दूसरा इलाका पूर्व में। मतलब कि वो जो दो इलाके मिले भी जहां पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, तो वो भी अपोजिट डायरेक्शंस में, एक पूर्व में तो एक पश्चिम में। इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल किए जाएंगे, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। आज के टाइम पे जो बांग्लादेश है, आज के टाइम का जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था उस टाइम पे। वहां पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा होने के कारण उसे पूर्वी पाकिस्तान का नाम दिया गया। और जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो आज का जो पाकिस्तान है, जो हमारे पश्चिम साइड पड़ता है, कश्मीर से टच में है वो। मगर टाइम के साथ फिर पूर्वी पाकिस्तान ने बगावत कर दी, इन दोनों में लड़ाई हुई, फिर ये उससे अलग हो गया पाकिस्तान से, जिसमें भारत ने बांग्लादेश की यानी कि पूर्वी पाकिस्तान की हेल्प की थी। इसलिए जो पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि आज का पाकिस्तान है वो इल्जाम लगाता है कि भारत ने दो भाइयों के बीच में लड़ाई करवा के उन्हें अलग अलग करवा दिया। दूसरी बात यह है कि मुसलमान बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो, ऐसा तो नहीं था। अब ऐसा भी नहीं है कि हर मुसलमान ऐसा चाहता है कि मैं पाकिस्तान में जाऊं। ठीक है, स्पेशली अब यहाँ पे बता रखा है, अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। मतलब कि निर्विवाद मतलब कि जिनके साथ किसी का विवाद नहीं था, बहुत ही सुलझे हुए नेता थे। और इनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में भी थी। और यह द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे कि मुसलमान होने के बाद भी अब्दुल गफ्फार खान द्विराष्ट्र सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो। अब तीसरी समस्या क्या थी? तीसरी समस्या और भी विकट थी। ब्रिटिश इंडिया, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, आजादी से पहले वाले इंडिया को ब्रिटिश इंडिया कहते थे। ब्रिटिश इंडिया के मुसलमान बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल, यहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। बंगाल में अनेक हिस्से
बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। जो पंजाब और बंगाल हैं, पंजाब इस साइड पश्चिमी साइड और जो बंगाल है वो पूर्वी साइड, यहाँ पे मुसलमानों की संख्या थी, मगर अब सभी मुसलमानों ऐसा तो नहीं था ना, तो वहाँ पे गैर मुस्लिम वाले आबादी वाले लोग भी थे कि जो मुस्लिम नहीं थे वो भी वहीं पे रहते थे। तो ऐसे में फैसला हुआ कि इन प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक संख्यकों के आधार पर होगा। मतलब कि एक तो देश तो अलग अलग हो ही रहे हैं, है ना, भारत पाकिस्तान तो अलग अलग हो ही रहे, साथ ही साथ ये भी फैसला किया गया कि पंजाब और बंगाल में जहाँ पे मुसलमानों की संख्या है मगर जो गैर मुस्लिम है उनकी भी संख्या ज्यादा है, तो उनमें भी बंटवारा किया जाएगा। मतलब कि पंजाब में और बंगाल में भी बंटवारा किया जाएगा। फिर चौथी समस्या थी अल्पसंख्यकों की। अल्पसंख्यक क्या होता है? जिनकी संख्या कम हो। चौथी समस्या थी जैसे कि पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक है ना, क्योंकि वो धर्म के आधार पर बना हुआ देश है। सीमा के दोनों ही तरफ, मतलब कि सीमा के इस पार भी और उस पार भी, मतलब भारत में भी और पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक मौजूद थे। कहने का मतलब यह है कि बंटवारा होने के बाद भी कुछ मुस्लिम भारत में थे, है ना, और कुछ हिंदू पाकिस्तान में थे। इन लोगों ने पाया, ये जो अल्पसंख्यक थे, इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए। जैसे ही यह बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। मतलब पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक थे, जैसे कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बनाया गया एक मुल्क था, वहां पे जो हिंदू लोग थे वहां पर उन पर हमले होने लगे। और ठीक ऐसे ही भारत में भी हुआ कि मुसलमानों पर हमले किए गए। अब है आजाद भारत की प्रमुख चुनौतियां। कठिनाइयों चुनौतियों में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, वो अभी जो हमने पढ़ी वो थी विघटन की चुनौती, कि जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि आजाद भारत, अब पाकिस्तान को एक साइड कर दीजिए, अब जो हमारी पर्सनल लेवल पे हमने जो प्रॉब्लम्स फेस किए हम उन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो है एकता। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ तो एकता की जो समस्या थी वो ये थी कि पहली तत्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत का गठन करने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह है। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग थी और वह अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। भारत विविधता वाला देश है तो सभी जानते हैं, तो जहाँ विविधता होती है वहां पे बिखरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि इतनी सारी विविधताओं को साथ में लेकर कैसे चला जाए। अब हम पढ़ेंगे दूसरी चुनौती, लोकतंत्र। संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान देने का अधिकार दिया गया है। भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया गया है। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए संविधान तो जरूरी होता ही है, लेकिन सिर्फ संविधान बना देने से, लेकिन इतना ही भर काफी नहीं था। मतलब सिर्फ संविधान बना देना ही काफी नहीं था एक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। जरूरी ये भी था, चुनौती यह थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव में लाए जाएं। मतलब कि जो संविधान में लिख दिया गया उसे प्रैक्टिकली जीवन में उतारा भी जाए। तीसरी चुनौती थी विकास की, क्योंकि जब उन्होंने हमें छोड़ा, मतलब कि जब ब्रिटिश यहाँ से गए तो हमारी जो हालत थी वो निहायत ही, मतलब कि बहुत ही खराब थी। तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिसमें समूचे मतलब सारे, जिससे समूचे समाज का भला हो, ना कि कुछ एक तबकों का। मतलब जो विकास करना है वो पूरे ही देश की सभी लोगों का करना है, ना कि कुछ एक तबकों का। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति या फिर राज्य को पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास और गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी, क्योंकि उस टाइम फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। ठीक है, हम इतने कैपेबल नहीं थे,
हमारी जो क्षमता थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि हम ऐसा कर पाते। तो जो फोकस किया गया संविधान में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को डाला गया। इनमें लिखा होता है कि एक राज्य को अपने राज्य की जो सरकारें होती हैं उन्हें अपने राज्य के कल्याण के लिए कैसी कैसी नीतियां कायम करनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे विभाजन के परिणाम। भारत और पाकिस्तान जब अलग अलग हो गया तो जो परिणाम रहे वो क्या रहे, ज्यादा अच्छे तो नहीं रहे होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। मतलब मुसलमान ने हिंदुओं को, हिंदुओं ने मुसलमानों को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मारा। लाहौर, अमृतसर और कोलकाता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। सांप्रदायिक अखाड़े मतलब जहां पर धर्म के नाम पर दंगे किए गए। जिन इलाकों में ज्यादातर हिंदू और सिख आबादी थी, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। ठीक इसी तरह मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदू और सिख भी नहीं गुजरते थे। मतलब ये कि जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी वहां पर हिंदू और सिख लोग नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो कुछ कर ना दे। और ठीक ऐसे ही जहां पर हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा थी वहां पर मुसलमान नहीं जाते थे। सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया। उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा। उस टाइम पे ऐसी वारदातें बहुत बहुत ज्यादा संख्या पर होने लगी थी, क्योंकि वो चाहते थे अपने धर्म का फैलाव, यानी कि ज्यादा से जो मुस्लिम चाहते थे वो चाहते थे कि मुसलमानों की संख्या में वृद्धि हो, और जो हिंदू हिंदू थे वो चाहते थे कि हिंदुओं की संख्या में वृद्धि हो। तो वो क्या करते थे, औरतों को अगवा कर लेते थे जबरदस्ती। तो उन्हें शादी करनी पड़ती थी और अपना धर्म परिवर्तन भी करना पड़ता था। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए, उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े। अल्पसंख्यकों को, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को अपने घर छोड़ने पड़े, और सेम ऐसे ही भारत में रहने वाले मुसलमानों को अपने घर छोड़ने पड़े। और अक्सर अस्थायी तौर पर, अस्थायी मतलब कि टेम्पररी, ठीक है, अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। अब है वित्तीय संपदा के साथ साथ, मतलब कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ। सरकारी और रेलवे कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। मतलब एक एक चीज को बांट लिया गया। फिर विभाजन के कारण, ये जो विभाजन हुआ था भारत पाकिस्तान का, इसके कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। विभाजन की हिंसा में तकरीबन, ये विभाजन के दौरान जो भी हिंसक दंगे वगैरह हुए, जो हमले किए गए एक दूसरे पर, उसमें 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। Thank you so much for watching the video. Please subscribe, like, comments and share our video. Thank you so much.